हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं रीना राठी आज फिर से आपका वेलकम करती हूँ। एंड यस, आईएससी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, सीबीएसई के स्टार्ट होने वाले हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर एग्जामिनेशन। यस, आज का हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड 100 में से 100% इसका सम आएगा, आईएससी में भी, सीबीएसई बोर्ड्स में भी। ओके, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपको कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ नया देखने को और सीखने को मिलेगा। एंड कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो यस, कैश फ्लो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। पहले भी बोल दिया ये मैंने कि कैश फ्लो स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट showing inflows, receipt and outflow payments of cash during a particular period of time। एक particular period of time में inflow और outflow क्या है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें शो करता है। ओके, सो मेनली इसके ऑब्जेक्टिव्स में बताने के बाद आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट की तरफ लेके चलूंगी, बिकॉज मेरी ओपिनियन ये है कि इसमें 90% चांसेस ये रहता है कि आपको फुल सम मिलता है। एंड इसके साथ इनफ्लो, आउटफ्लो या नो इफेक्ट का जो है आपको 90% मैंने ऐसा देखा है कि ज़्यादातर आप देखोगे एग्जाम में ये मिलेगा आपको। एंड थ्योरी वाइज देखो तो 12th में तो अलग से थ्योरी का कोई चैप्टर ही नहीं है, तो आपको प्रैक्टिकल ही अच्छे से करने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल चैप्टर ही, जिससे कि आपका परफेक्टली थ्योरी भी अटेम्प्ट हो पाए। ओके, सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? टू असरटेन द सोर्सेज, रिसिप्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब कि आपको फाइनली तीनों एक्टिविटीज से क्या कैश रिसिप्ट हो रहा है। ओके, टू असरटेन द एप्लीकेशंस, पेमेंट्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अंडर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज। इसी तरह से आपकी कैश पेमेंट क्या हो रही है तीनों एक्टिविटी से, ये आपको असरटेन करने के लिए असरटेन हो पाएगा। टू असरटेन द नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सोर्सेज एंड एप्लीकेशन अंडर द 3 एक्टिविटीज बिटवीन द डेट्स ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव बैलेंस शीट। आपको 2 ईयर्स की जो बैलेंस शीट देंगे उसमें जो चेंजिंग होगी उसी के बेस पे आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग में नेट चेंज मिलेगा। To highlight the major activity that have provided cash and that have used cash during a particular period and to show their effect on the overall cash balance। और जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं कैश एंड कैश से रिलेटेड वो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में मिलेगी। सो स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं, जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये आपको अच्छे से आता है कि आपका ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग में और फाइनेंसिंग में क्या जाएगा, ये सब करेक्ट हो जाता है। एंड यस, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस तरह से आपको पता चलेगा कि यस आपने क्वेश्चन को करेक्ट किया है या नहीं। ओके, सो स्टेटमेंट की तरफ। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड आफ्टर दैट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फर्स्ट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसका सम 70% चांसेस रहता है कि फुल सम आता है, बिकॉज ये आएगा ही, ये श्योर है। और 30% चांसेस रहता है कि पर्टिकुलर एक या 2 एक्टिविटी पूछ ले। मान लो कि आपको सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछ लेता है, तो ये आप ये कह सकते हो कि आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। आप ये सोचोगे कि अच्छा ही है, एक छोटा सा पार्ट पूछ लिया। ये डिफिकल्ट इसलिए हो जाएगा बिकॉज देखो, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करने के लिए आपको अकाउंट्स बनाने ही पड़ेंगे, इंटरेस्ट एंड ऑल ये सब भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड सबसे बड़ी बात, आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने करेक्ट किया या नहीं। और यदि तीनों एक्टिविटी आती है तो लास्ट में आके हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि हमने सबको करेक्ट किया है या नहीं। क्लियर? सो फर्स्ट, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये फर्स्ट है। ये आपको वर्किंग नोट में फर्स्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉफिट लेना है। कौन सा प्रॉफिट? 2 ईयर्स का जो डिफरेंस है। मान लीजिए कि लास्ट ईयर जो है वो 50,000 था और अभी 1 लाख है, इसका मतलब आपने करंट ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न किया? 50। सो आप इससे स्टार्ट करो। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, ट्रांसफर टू रिजर्व। जो भी रिजर्व में ट्रांसफर हो रहे हैं वो उन्हें आप क्या करोगे, ऐड करोगे। उसके बाद प्रोविजन, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड कौन सा?
प्रपोज डिविडेंड होगा प्रीवियस ईयर का, वो आपको ऐड करना है। ओके, उसके बाद है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड मीन एक्स्ट्रा डिविडेंड। एक्स्ट्रा इंटरिम होता क्या है? मान लीजिए कि कंपनी की पोजीशन इतनी अच्छी है और उसको इतना प्रॉफिट हुआ है कि उसने प्रपोज डिविडेंड देने के बाद भी उसके पास एडिकेट प्रॉफिट है और उसको लगता है कि शेयर होल्डर को हमें एक्स्ट्रा देना चाहिए, एक्स्ट्रा बेनिफिट देना चाहिए, तो इसे हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। एंड आफ्टर दैट प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, जो आपने प्रोविजन बनाया है टैक्स के लिए वो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड होगा। इसी के साथ कोई रिफंड हो रहा है टैक्स का तो वो लेस हो जाएगा। क्लियर? सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या हो रहा है, ये 4 आइटम्स जो है हमने क्या किए हैं, ऐड किए हैं। क्लियर? आफ्टर दैट अब हम यहाँ पे इसे देंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, उन्हें हम ऐड कर देंगे बिकॉज कैश फ्लो कैश से रिलेटेड है। यहाँ पे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम का तो कोई काम ही नहीं है। कैश आइटम को लेना है, ऑपरेटिंग आइटम ही सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिया जाता है। ये इनडायरेक्ट मेथड है, यही अप्लाई करना है। ओके, सो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या होगा? फर्स्ट है डेप्रिसिएशन, दिस इज फॉर करंट ईयर। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये वो एक्सपेंसेस है जो कंपनी स्टार्टिंग में स्पेंड करती है। ठीक है, उसके बाद गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, इनको एमोटाइज जो किया है, एमोटाइज मीन्स राइट ऑफ ही होता है, बट हम इंटेंजिबल एसेट्स के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, एमोटाइज। ओके, इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, आपने किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट पेड किया है तो वो भी ऐड हो जाएगा। एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये भी ऐड होगा। अब देखिए डेप्रिसिएशन एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स के लिए हमें अकाउंट को बनाना पड़ेगा, जो कि मैं अभी बताऊंगी, बट उससे पहले ये मैं क्लियर कर देती हूँ, डेप्रिसिएशन एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स ये 90% अकाउंट्स के थ्रू ही कैलकुलेट होता है, तो ये भी आपका वर्किंग नोट का ही पार्ट है। नेक्स्ट, लेस क्या होगा, ये ऐड होगा। लेस क्या होगा, जो नॉन ऑपरेटिंग या तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग कोई भी इनकम है वो लेस हो जाएगी, जस्ट लाइक इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ एसेट्स, ये क्या हो जाएगा, लेस। जब हम ये करते हैं, ऐड करते हैं और ये लेस करते हैं, यहाँ पे देखिए सब आपका फर्स्ट डिटेल कॉलम में आता है। फाइनल कॉलम में जो है आपकी मेन कैलकुलेशन जाएगी, जो फाइनली आपका आइडिया लेस हुआ है। अब आपको क्या मिला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये वो प्रॉफिट है जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले वाला प्रॉफिट है। आफ्टर दैट अब आपको क्या ऐड करना है, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी आप ऐड करोगे। लेस क्या करोगे, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी आप लेस करोगे। ऐसा क्यों? जस्ट फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ, मान लीजिए कि आपकी करंट एसेट जो है वो 1 लाख है, ठीक है। अब ये एसेट आपकी 80 रह गई है, इसका मतलब 20,000 कहाँ गया, कैश आया, ठीक है। तो जब भी आपकी एसेट डिक्रीज होगी तो इसका मतलब कैश का इनफ्लो हो रहा है, तो हम ऐड करेंगे। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्यों, मान लीजिए मेरा क्रेडिटर 1 लाख था और अभी 150 हो गया, इसका मतलब मैंने क्रेडिटर को पेमेंट नहीं किया है तो मेरा कैश नहीं गया ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और इसका अपोजिट इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। आपको इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी को है ना सॉल्व करना है। अब है कि जब आप ये चीज करोगे तो आपको मिलेगी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से जब आप इनकम टैक्स टैक्स को, जो प्रोविजन फॉर टैक्स है, जब आप उसे लेस कर दोगे, बट वो कौन सा होगा, प्रीवियस ईयर का होगा। हम यहाँ पे करंट ईयर का ऐड करते हैं, प्रीवियस ईयर का लेस करते हैं, तब आपको फाइनली मिलेगा कैश यूज्ड इन या फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश यूज्ड इन या फ्रॉम किससे, इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये आपका ए पार्ट है जो हमने कैलकुलेट किया है। नाउ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए देखो ये इन्वेस्टमेंट से रिलेट करता है। इन्वेस्टमेंट मतलब कि आपने किसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एसेट्स में, टेंजिबल एसेट्स में। सो जब भी हम किसी एसेट को सेल करते हैं तो हमें प्रोसीड होता है, हमारी एसेट जरूर जा रही है बट हमें कैश का इनफ्लो हो रहा है। सो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, वेदर वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल, यहाँ पे आएगा, ऐड होगा वो। प्रोसीड फ्रॉम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये क्या होगा, ये भी आपका ऐड होगा।
इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव ये भी आपका ऐड होगा, रेंट रिसीव ये भी आपका ऐड होगा, परचेज ऑफ एसेट एंड परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये आपका लेस होगा। एक चीज मैं और बता देती हूँ कि जस्ट लाइक ये लेस आइटम है ना, ये आपको ब्रैकेट में शो करना है, जस्ट लाइक ये भी आपको क्या करना है, ब्रैकेट में शो करना है। ओके, जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए, जब परचेज करते हैं और नॉन करंट एसेट को परचेज किया या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को परचेज किया, ये हमारा ब्रैकेट में शो होगा, अदरवाइज हम नॉर्मली हमारा एडिशन में आ गया और जो ब्रैकेट में शो हो रहा है वो आपका लेस हो जाएगा। जब हम ये चीज करते हैं तो हमें फाइनली मिलता है कैश यूज्ड इन या फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यदि आपका प्लस आ रहा है तो फ्रॉम हो गया, एंड यदि आपका माइनस आ रहा है तो आप यूज्ड इन वर्ड यूज करोगे। सो ये हमारा बी पार्ट हो गया। सो नाउ सी, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या है, जब हमें कोई फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस कहाँ से होता है, मोस्टली इक्विटी, ये हमारा शेयर होल्डर फंड से रिलेट करता है। सो जब हमें किसी भी तरह से प्रोसीड हो रहा है फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स, शेयर्स में दोनों प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड लोन इनका क्या हो जाएगा, लेस। प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग, आपको किसी भी तरह से शॉर्ट टर्म बोरोइंग जस्ट लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया या कैश डिपॉजिट, कैश क्रेडिट, ये वर्ड्स जब आ रहे हैं ये आपके शॉर्ट टर्म में आते हैं। जब आपको इनसे प्रोसीड होता है तो आप क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे, एंड जब पेमेंट करेंगे हम देखिए यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपको प्रोसीड हो रहा है, यदि डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब आपका डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब माइनस जाएगा। ओके, सो पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, ये सब भी क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। और यहाँ पे जो प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, यदि आपको प्रोसीड हो रहा है तो आप प्लस में रखो, और यदि आपका डिक्रीज हो रहा है तो आप माइनस में रखो। इंटरेस्ट पेड ये भी आपका लेस होगा। अब यदि हमारा इस एक्टिविटी में प्लस पार्ट ज्यादा और माइनस कम है तो हमें इसमें मिलेगा नेट कैश फ्रॉम ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और यदि आपका माइनस पोर्शन ज्यादा आ रहा है तो नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हमारा A प्लस B प्लस C तीनों पार्ट कंप्लीट हो गया है। A पार्ट का जो कैलकुलेशन है आपने फाइनल कैलकुलेशन यहाँ पे लिया, B पार्ट का फाइनल कैलकुलेशन आपने यहाँ पे लिया, एंड C पार्ट का आपने फाइनल कैलकुलेशन यहाँ पे लिया। सो हमने A प्लस B प्लस C तीनों को जब देखा, हमें ये देखना है कि हमारा इंक्रीज हो या डिक्रीज, कुछ भी हो सकता है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे 10 लाख, ये आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और मान लो कि यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारा डिक्रीज चला गया 5 लाख, ठीक है, और 5 लाख, और यहाँ पे देखिए ये 10 लाख हमारा प्रोसीड हुआ, 5 लाख जो है हमारा नेगेटिव चला गया, और यहाँ पे मान लो फाइनली आपको वापस 2 लाख जो है वो प्लस में चल रहा है। तो 10 प्लस 2 12 लाख, 12 लाख माइनस 5 लाख कितना हुआ, 12 लाख माइनस 5 लाख कितना हुआ, 7 लाख। मतलब कि A प्लस B प्लस C में से पॉजिटिव नेगेटिव का जो फाइनल इफेक्ट है वो है 7 लाख। अब यहाँ पे ये सम करेक्ट हुआ है या नहीं कैसे पता चलेगा, जब हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को 7 लाख के साथ ऐड करेंगे तो वो आपके क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के साथ मैच करेगा। दोबारा बोल रही हूँ, जब हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को A प्लस B प्लस C का जो फाइनल कंक्लूजन है उसके साथ जब हम ऐड करेंगे तो वो हमारे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के साथ मैच करेगा। यदि वो मैच कर रहा है तो इसका मतलब आपने सम को करेक्ट किया है, ठीक है। एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में है जस्ट लाइक कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बस यही आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कंसिडर होगा। तो ये मैंने अभी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बताया है। अब अभी मैं आपको यहीं पे इसका जो अकाउंट्स है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया ना, डेप्रिसिएशन एंड लॉस एंड सेल ऑफ एसेट्स के लिए, वो भी अभी क्लियर कर देती हूँ। ओके, मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि कुछ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, जो भी आपको एसेट अकाउंट जो भी दे जिसमें आपकी कोई एसेट सेल हो रही है या फिर प्रॉफिट में या लॉस जो भी है डेप्रिसिएशन किया है,
तब हमें उसका वर्किंग नोट में प्लांट एंड मशीनरी, मैंने यहाँ पे एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी का लिया, जो भी एसेट दे वो एसेट अकाउंट आपको बनाना है। मैंने यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी इसलिए लिया है कि इसमें मैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड का एवरी पॉइंट देने की ट्राई कर रही हूँ। सो ये मेथड जो है ये है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में टू बैलेंस बीडी जो आपका प्रीवियस ईयर का बैलेंस होगा, दैट इज ओपनिंग बैलेंस, आप उसे डेबिट में शो करोगे बिकॉज एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। क्लोजिंग बैलेंस जो है उसे आपको कहाँ दिखाना है, ये क्लोजिंग बैलेंस आपका जाएगा बाय बैलेंस शीट 8,60 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एंड डेप्रिसिएशन जो करंट ईयर का है वो आपको सब में मेंशन दे रखा है, वो हम क्रेडिट में मेंशन करेंगे। हमने ड्यूरिंग द ईयर कुछ एसेट थी जिसकी रिटन डाउन वैल्यू 1,10 थी, उसे हमने 1,35 में सेल किया था, ठीक है। 1,35 नहीं सॉरी 1,25 में सेल किया था। सो बाय बैंक हमने सेल कितना किया 1,25, और अब आप देखो 1,10 की एसेट को 1,25 में आप सेल करें, आपको कितना प्रॉफिट हुआ, टू प्रॉफिट ऑन सेल 15,000। जो चीजें सब में मेंशन थी सारी की सारी पुट कर दी। होना क्या चाहिए, डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल आना चाहिए, बट इस सब में क्या हो रहा है, आपका क्रेडिट 10,70 है बट आपका डेबिट जो है वो 10,70 नहीं है, आपका डेबिट जो है वो आ रहा है 825। तो फाइनली आपका जो डिफरेंस है दैट इज बैलेंसिंग फिगर, ये टू बैंक 3,35। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द ईयर आपने प्लांट एंड मशीनरी को और परचेज किया है, तो ये यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपने परचेज को कैलकुलेट किया है। अब इतने से अकाउंट्स में कैसा यूज हो रहा है वो देखो। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा, प्रॉफिट ऑन सेल जो है वो लेस हो जाएगा, जो आपने सेल किया है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्रोसीड्स में आएगा, एंड जो हमने परचेजिंग की है वो आपका आउटफ्लो हो जाएगा। मतलब एक अकाउंट से 4 आइटम्स जो है वो हमारे शिफ्ट हो गए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग। ये है आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड। एंड यहीं पे मैं आपको ये बोलूँ कि यदि मैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड की तरफ मूव करूँ, उसका मैं अकाउंट बना के आपको शो करती हूँ, पता चलेगा आपको कि क्या डिफरेंस है उसमें। क्लियर। नेक्स्ट मेथड है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। देखो मैंने रिटन डाउन वैल्यू मेथड अभी बताया, और अभी है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को हमें तब अडॉप्ट करना है जब आपको एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट उसी का अलग अलग दिया हो अमाउंट। जस्ट लाइक ये एक इक्विपमेंट अकाउंट है और इसका एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट मैंने बनाया है। पहले मैं एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन बताती हूँ। बाय बैलेंस बीडी, दिस इज ओपनिंग बैलेंस, इसलिए हमने इसे क्या लिखा है क्रेडिट में। टू बैलेंस सीडी 16,32,000, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है करंट ईयर का। ओके, हमने ड्यूरिंग द ईयर जो एसेट सेल की है उसका एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे दिखाया है टू इक्विपमेंट अकाउंट 7,18। मतलब कि जिस एसेट को आप सेल करते हो उसी से रिलेटेड जितना डेप्रिसिएशन होता है वो उसकी एसेट में चला जाएगा। ये टू इक्विपमेंट अकाउंट 7,18,000। क्लियर। सो नाउ बाय डेप्रिसिएशन, दिस इज करंट ईयर डेप्रिसिएशन, हमने क्या किया है बैलेंसिंग फिगर निकाला है 12,70,000। फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे क्लियर हुआ। मान लो कि आपको ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी सेल नहीं किया है, तो करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर का जो डिफरेंस है वही आपका आंसर हो गया। मतलब कि करंट ईयर डेप्रिसिएशन आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया क्योंकि आप इस एसेट का 7,18,000 जो है वो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन आप कहाँ ट्रांसफर करने वाले हो, इसमें, क्योंकि हम इस एसेट का कुछ पार्ट सेल कर रहे हैं। जस्ट लाइक टू बैलेंस बीडी एंड बाय बैलेंस सीडी आपको सब में मेंशन है। क्लियर। बाय बैंक हमने एक एसेट जिसकी कॉस्टिंग थी 12,30,000, उसका एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन दैट इज 7,18,000 जो हमने यहाँ से कहाँ लिया है, यहाँ पे लिया है, हमने उसे 4,68,000 में सेल किया है। हमें फाइनली कितना लॉस हुआ 44,000 का। तो जिस एसेट को आप सेल कर रहे हो सिर्फ उसी से रिलेटेड सारा आइटम यहाँ पे आप पुट करोगे। बाय बैंक, दिस इज सेलिंग प्राइस, बाय एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, इस एसेट का एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, बाय लॉस ऑन सेल 44,000, प्रॉफिट होता था डेबिट में। एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस हमने दिखाया है। टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, हमने ड्यूरिंग द ईयर क्या किया है परचेज किया है।
मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में दो अकाउंट नहीं बनते हैं, सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है। और यहाँ पे जब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है तब हम करंट ईयर का डेप्रिसिएशन यहाँ पे शो करते हैं, बट अभी हमने करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कहाँ शो किया, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट पे। ये डिफरेंस है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब भी ये है कि आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वही रहेगी। जब तक आप उस एसेट को सेल नहीं करोगे तब तक उसका डेप्रिसिएशन नहीं लेके आओगे। ये चीजें हमने 11 के चैप्टर में भी की थी, जहाँ पे आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है ये अलग से आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर में क्लियर किया गया है। वही चीज को यहाँ पे एक तरह से कह सकते हो शॉर्ट फॉर्म में लेके आया है 11 का एक पार्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सब कवर किए हैं। कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जब आप सम करोगे आपको कुछ भी ट्रिक्स लगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, मैं क्लियर करने के लिए रेडी हूँ। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखें, उसके बाद सम्स करें। आपको कुछ भी डाउट लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। आप मुझे पर्सनली भी आप मुझसे मेरा व्हाट्सएप नंबर जान सकते हो, जिससे कि मैं आपके डाउट्स भी क्लियर कर दूंगी। बट प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।